Hello students, I am Neha, your commerce teacher। और बच्चे वेलकम टू वाणिज्य क्लासेस। अब हम इकोनॉमिक्स 12th क्लास की अपना चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी चैप्टर 3 पे एक वीडियो हमारी पोस्ट हो चुकी है जिसमें हमने टॉपिक 1, टॉपिक 2 और टॉपिक 3 डिस्कस किया था। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू वाइंड अप चैप्टर 3। अब ना हमारे चैप्टर 3 का मीनिंग क्या है? फीचर्स, प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज़ ऑफ एग्रीकल्चर। अब हम टॉपिक 4 से स्टार्ट करेंगे। सो बेटे हमारे टॉपिक 4 में है क्या? हमारे टॉपिक 4 में है अग्रेरियन रिफॉर्म्स, यानी सीधी सी बात है कि हमने कौन कौन से रिफॉर्म्स को यानी कौन कौन से टेक्निक्स को या कौन कौन से चेंजेस को ऑप्ट करके हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव किया था। सो आर गवर्नमेंट ऑप्टेड 3 रिफॉर्म्स: टेक्निकल रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और journal reform. Technical reform related to the techniques, institutional reform related to the land, and journal reform are rest reforms which government opted. So now we are going to discuss the first reform of ours, that is technical reform. अब टेक्निकल रिफॉर्म क्या था कि हमारी गवर्नमेंट ने टेक्निक्स यानी टेक्नोलॉजी को चेंज किया, जिस टेक्नोलॉजी को चेंज करके हमें हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिली। सबसे पहला चेंज क्या किया? हमारी गवर्नमेंट ने HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटी का यूज़ करना स्टार्ट किया। हमने बहुत अच्छे जो हैं सीड्स का यूज़ करना स्टार्ट किया। हमने क्रॉपिंग मेथड्स चेंज किए। हमने क्रॉप्स को आगे अपनी उनकी प्रोडक्टिविटी एनहेंस करने के लिए यील्डिंग वैरायटी पे काम करना शुरू कर दिया, जिस वजह से हमें ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा हेल्प मिली। और ग्रीन रेवोल्यूशन को इस HYV टेक्निक ने एक बहुत मेजर रोल दिया उस टाइम पे। इसकी स्टार्टिंग हमने कब करी थी? 1995 में। और 2016-17 में हमारे पास 6,20,743 ऐसे फार्मर्स थे जिनको हमने HYV एक हाई क्वालिटी सीड जो है वो प्रोवाइड कराया था, जिससे उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा एनहेंस हुई। नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स का मीनिंग होता है कि हमने अपनी क्रॉपिंग में यानी हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने फर्टिलाइज़र केमिकल बेस्ड करने स्टार्ट कर दिए यूज़ करने, जिससे भी हमें हमारी क्रॉप्स में और प्रोडक्शन में बहुत अच्छी खासी हेल्प मिली। 2017-18 में 265.9 लाख टन हमने केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने स्टार्ट किए। नेक्स्ट हमारा यूज़ है इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का। हमने अपने क्रॉप से रिलेटेड इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि एक तो ये हमारे 14th ईयर सेंट्रल प्लांट का प्रोटेक्शन सेंटर्स का एक प्लान था, जिसके थ्रू हुआ क्या, क्योंकि हमारी बहुत सारी फसल ऐसी होती थी जिसमें कीड़ा लग जाता था, और वो कीड़ा लगने की वजह से ना तो फार्मर्स को उनका अच्छा प्राइस मिलता था और ना ही वो यूज़फुल होती थी। उस चीज़ से बचने के लिए हमने इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को स्टार्ट कर दिया यूज़ करना। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का मीनिंग क्या होता है बच्चे? कि हमने अपने क्रॉप की क्वालिटी पे फोकस किया। ठीक है, हमने एक क्वालिटी क्रॉप लगानी स्टार्ट की। हमने रोटेशन भी अपनी क्रॉपिंग की स्टार्ट कर दी। रोटेशन का मीनिंग क्या होता है? कि सिर्फ एक ही तरीके की क्रॉप्स को यूज़ ना करना, हमने अलग अलग क्रॉप्स को चेंज करके उनको लगाना, उनको ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, जिससे मेरी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी इनहेंस हुई। नेक्स्ट है हमारा इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। ये क्वालिटी क्रॉपिंग या रोटेशन क्रॉपिंग किसका पार्ट था हमारा? ये था हमारा इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया का प्रोग्राम था। एंड नाउ अ डेज देयर आर 23 universities who are going to be focus on scientific agriculture। उसके बाद है हमारा मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन क्या है? हमने खेती के लिए मशीन बेस हो गए हम थोड़े बहुत। मशीन बेस होने का फ़ायदा क्या हुआ? एक तो हमें लेबर की कम ज़रूरत पड़ी और दूसरा काम हमारा जल्दी भी होने लग गया। तो हमने क्या काम करना स्टार्ट किया? हमने एग्रीकल्चर मशीन्स को यूज़ करना स्टार्ट किया। अब जिन किसानों के पास एग्रीकल्चर मशीन नहीं थी उन्हें हमने चीप क्रेडिट की फैसिलिटीज़ जो है अवेलेबल कराई, जिस वजह से उनको काफ़ी हेल्प मिली।
ये क्या था, ये हमारा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के का एक प्लान था। क्लियर? मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम अपने सेकेंड रिफॉर्म को पढ़ रहे हैं, जो रिफॉर्म हमारे लैंड से रिलेटेड है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और लैंड रिफॉर्म। अब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और लैंड रिफॉर्म का मीनिंग हमने इसे डिस्कस किया। वो रिफॉर्म या वो चेंजेस जो हमारे लैंड से रिलेटेड है, सबसे पहला है हमारा एबॉलिशमेंट ऑफ इंटरमीडिएटर्स, यानी हमारे जो इंटरमीडिएटर्स थे, हमने देखा ना हमारे इंटरमीडिएटर्स या मिडलमैन कौन थे, ज़मींदार्स थे, ठीक है, फ्रॉम द टाइम ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो हमने सबसे पहले उनको ख़त्म किया, हमने मतलब गवर्नमेंट ने इंटरमीडिएटर्स में से जो ज़मींदारी प्रथा थी उसको ख़त्म किया, ताकि फार्मर्स को एक एग्जैक्ट रेम्यूनरेशन मिल पाए और यहाँ पे एक सर्वेंट की तरह ट्रीटमेंट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेगुलेशन ऑफ रेंट। नो डाउट कि रेंट गवर्नमेंट को भी चाहिए था, पर उसने रेंट के लिए एक बहुत अच्छा काम किया। एक तो रेंट का अमाउंट फिक्स कर दिया, दूसरा उसने उसकी मैक्सिमम वैल्यू रख दी जो कि थी हमारी 1/3 ऑफ द क्रॉप वैल्यू, कि किसी भी फार्मर को इससे ज़्यादा रेंट देना ही नहीं होगा। उसके लिए एक फिक्स डेट रख दी और कुछ रिलैक्सेशंस भी दी, जिस वजह से रेंट का भी फ्लो अच्छा रहा और हमारे फार्मर्स को भी थोड़ा सा हेल्प मिला। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, होल्डिंग होता है बेटे उसका जो उसकी एम्पावरमेंट, यानी उसके उस लैंड के ऊपर राइट्स। हमने क्या किया, हमने अपने लैंड्स को फार्मर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, गवर्नमेंट ने फार्मर्स को लैंड दिया, अलॉट किया, जिसकी वजह से उस लैंड के ऊपर वो फार्मर अच्छे तरीके से अपना काम कर सकता था, अपनी क्रॉप ग्रो कर सकता था, उसे सेल करता, और जो प्रॉफिट था उस प्रॉफिट पे वो खुद हकदार था। हमने कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन यानी बार बार हमारा जो कल्टीवेशन हमें बेचारे किसान को देना पड़ता था ना, उसको हमने ख़त्म कर दिया। हमने एक प्रॉपर लैंड पे जब उसकी ऑनरशिप दे दी या उसको राइट्स दे दिए, तो अल्टीमेटली उसको एक ही बार कल्टीवेशन करना पड़ा, उसको बार बार अपना लैंड चेंज नहीं करना पड़ा, तो उसकी फर्टिलिटी भी एज इट इज़ रही और उसका बेनिफिट भी हुआ। 2004 में हमारी 1633 लाख हेक्टेयर लैंड जो थी वो हमने इस अकॉर्डिंगली कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग के अंडर रखी। नेक्स्ट है हमारा सेलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग। सेलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग का मतलब क्या होता है कि हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, हमारे लैंड को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने इक्वली उस लैंड को गवर्नमेंट ने उसकी ऑनरशिप देनी स्टार्ट कर दी। जिसका फ़ायदा क्या हुआ, जिसका फ़ायदा हमारे फार्मर्स को हुआ। फार्मर्स के पास वो लैंड परमानेंट नेचर का रहा। ठीक है, उस लैंड की वजह से उस लैंड पे वो जितना चाहे उतना कल्टीवेशन अपने अकॉर्डिंगली कर सकते थे, उनको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। क्लियर? इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, इसका इफ़ेक्ट होने से हमारे किसान थोड़ा सा मोरल सपोर्ट मिला और उन्हें लगा कि हाँ गवर्नमेंट इज़ विद देम। अब ये वाला पॉइंट हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सरप्लस का। गवर्नमेंट ने सरप्लस का प्रोसीजर फिक्स किया। कैसे फिक्स किया इसको समझना। मान के चलो बेटा एक फार्मर ने टोटल अर्निंग करी ₹1,00,000 की। अब गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई तुझे 90,000 रुपये कम से कम अपने पास रखने ही हैं। 90,000 में तू अपना घर चला, अपने लैंड के लिए थोड़ा सा काम देख, अपने लैंड की इम्प्रूवमेंट के लिए। बाकी तेरे पास कितना पैसा बचा, 10,000 ना। इस 10,000 में से तू मुझे रेंट पे कर, या मेरे लिए जो भी तूने और गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह देने हैं, तो वो प्रोसीजर्स ऑप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक, देखो दिख रहा है ना तुम्हें, ओवर एंड अबव सेलिंग लिमिटेड, इस एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर का प्राइस रखा, जिस ऊपर के प्राइस को गवर्नमेंट इसने, जो हमारा फार्मर था उसने एज ए सरप्लस देना था। समझ आया? ये हमारी स्मॉल होल्डिंग यानी एसएसआईज को यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिला। कॉर्पोरेटिव फार्मिंग क्या होता है कि हमने सेम अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि हमने जो छोटे होल्डर्स थे, एक लैंड पे उनकी ऑनरशिप के लिए काम किया गवर्नमेंट ने। ठीक है, उस करके क्या हुआ, उनके जो प्राइजेस थे यानी जो प्रोडक्शन प्राइजेस थे वो कम रहे और वो उसको हाई प्राइजेस पे सेल कर पाए। जनरली होती ये सारी चीज़ पहले ही थी, पर जो बेचारा फार्मर था ना, फार्मर उस चीज़ में, लैंड की कल्टीवेशन में, लैंड के रेंट में, इन सारी चीज़ों में वो फंस जाता था। तो हमने वही ख़त्म कर दिया, तो ऑटोमेटिकली उसका प्रोडक्शन प्राइस कम हो गया।
अब गवर्नमेंट के दो मेन फोकस थे लैंड रिफॉर्म्स को लेके। सबसे पहला क्या था, उसने जो रूरल एरिया था वहाँ पे उसने इक्वालिटी शो करनी थी। नेक्स्ट क्या था, उसने जो फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उसको ख़त्म करना था। नाउ वी आर ऑन द थर्ड रिफॉर्म ऑफ आर्स, द लास्ट रिफॉर्म, दैट इज़ जर्नल रिफॉर्म। जर्नल रिफॉर्म का मतलब क्या है, अब हमने कोई टेक्निक नहीं यूज़ करी और कोई भी हमने लैंड वाला प्रोसीजर यूज़ नहीं किया। तो अब जो उसके अलावा हमारी गवर्नमेंट ने काम किया है ना, हम बेटे वो बताती हूँ मैं यहाँ पे। उसमें सबसे पहले क्या किया, उसने इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया। इरिगेशन फैसिलिटीज़ का मतलब क्या है कि उसने क्या काम किया, यहाँ पे देखो, उसने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने का मतलब चाहे वो टेक्निक से किया, चाहे वो उसने लैंड प्रोसीजर से किया, और चाहे उसने फार्मर्स को एजुकेट करके किया। ध्यान से समझना, गवर्नमेंट ने एक मेथड ऑप्ट नहीं किया, गवर्नमेंट ने बहुत मेथड ऑप्ट किए जिससे हमारे जो किसान भाई थे उनको हेल्प मिली। ठीक है, 1951 में हमारा 17% एरिया जो था वो परमानेंट इरिगेशन के अंडर था, बट जब हमने इरिगेशन फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड किया तो हमारा 45% एरिया जो था वो इसके अंडर था। सो यहाँ पे भी हमारा एक बहुत अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट शो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वी हैव, दैट इज प्रोविजन ऑफ क्रेडिट। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट का मीनिंग क्या है, गवर्नमेंट ने क्रेडिट फैसिलिटीज़ हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए रखी, जिस करके कोई भी जो फार्मर था इजीली क्रेडिट अवेल करके अपने आप को या अपनी क्रॉप को या अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता था। उन्होंने उस क्रेडिट पे इंटरेस्ट का अमाउंट कम रखा। अब यहाँ पे देखो, तुम्हें मैंने कुछ डाटा दिया है, 94.6% जो हमारा है उतना हमने कहाँ पे दिया था गवर्नमेंट ने, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ में, और 768 कहाँ था हमारा, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। यानी हमारे टोटल इंस्टीट्यूशंस का 72% क्रेडिट हमने किसके लिए रखा, हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए रखा, ताकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो हो। नो डाउट हमने इम्पोर्टेंस में ये डिस्कस कर दिया है, कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है रोल। और हमने 1982 में नबार्ड भी बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर के पर्पस से ही एस्टेब्लिश किया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेगुलेटेड मार्केट एंड कॉरपोरेटिव मार्केट सोसाइटी। रेगुलेटेड मार्केट एंड कॉरपोरेटिव मार्केट सोसाइटी का मतलब क्या है, हमारे फार्मर्स को उनका एग्जैक्ट जितने रेम्यूनरेशन के वो हकदार है, कम से कम उन्हें उतना रेम्यूनरेशन ज़रूर मिले। हमने उनकी जो क्रॉप थी, क्योंकि फार्मर के लिए सारा का सारा अर्निंग प्रोसेस उसकी क्रॉप से है, हमने उसकी क्रॉप का भी, यानी गवर्नमेंट ने उसकी क्रॉप की भी ध्यान रखने के लिए फोकस किया। उसने उसकी क्रॉप की प्राइस को, उसके पेमेंट मेथड्स को, उसकी क्रॉप की रोटेशन को, क्रॉप की टेक्निक को, मशीन्स को, इन सब को टेक केयर किया। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। हमने किसानों के लिए प्राइस सपोर्ट पॉलिसी रखी जिसका बेनिफिट आज तक भी उठा रहे हैं। हमने उसकी फसल के लिए ना, किसान की फसल के लिए बेटे एक मिनिमम प्राइस रख दिया। उस मिनिमम प्राइस का होने का मतलब क्या हुआ कि चाहे चाहे फार्मर को कितना ही लॉस हो, पर फार्मर उस अपनी क्रॉप को उस प्राइस से कम नहीं बेच सकता किसी भी कंडीशन से। एग्जाम्पल देखो, अब कोरोना है, ठीक है, कल हमारी अभी हार्वेस्टिंग हुई, उस हार्वेस्टिंग के बाद भी गवर्नमेंट ने एक मिनिमम रेट रखा। ठीक है, बेशक कोरोना के टाइम पे हमारी इकोनॉमी जो है वो इधर उधर शिफ्ट हो रही है या फिर प्रॉब्लम फेस कर रही है, पर फार्मर पे क्या है, उसका वो एक मिनिमम प्राइस है, उस मिनिमम प्राइस पे उसको उसके क्रॉप को सेल करना ही करना है। तो ये भी हमारे फार्मर का एक बहुत बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उसे कम से कम इतना रेट तो मिलेगा ही मिलेगा। अब हम करेंगे ये, यहाँ तक हमने रिफॉर्म्स पढ़ी, बट अब मेरा फिफ्थ टॉपिक क्या है कि हमारे एग्रेरियन सेक्टर की इम्प्रूवमेंट्स क्या है। सबसे पहले देखो, ये हमारे एग्रेरियन सेक्टर की सबसे बड़ी इम्प्रूवमेंट ग्रीन रेवोल्यूशन है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, ग्रीन मतलब हरा एंड रेवोल्यूशन मतलब क्रांति। यानी हमारे देश में ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए, मतलब एक तरीके से इतना ज़्यादा फोकस किया गया
जिसका बेनिफिट भी हुआ नो डाउट हमें, ठीक है। अब ये किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, ये हमारा 1967-68 में स्टार्ट हुआ था। इससे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या टेक्निक्स फॉलो करी, बाय एनी हाउ उसने हमारे देश के जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको एनहेंस करना था, और वो बहुत ज़्यादा हद तक हुआ भी। ये काम गवर्नमेंट ने 2 सेक्टर में किया, 2 फेजेस में किया। पहला फेज़ था हमारा 60s के मिड से लेके 70s के मिड तक, और दूसरा था हमारा 70s के मिड से लेके 80s के मिड तक। जो 60 से 70s का मिड था वहाँ पे हमारा जो मेन फोकस था वो राइस पे था, वीट पे था, बाजरा पे था, मेज़ पे था। यानी हमने सिर्फ फूड क्रॉप को बढ़ाया। ध्यान देना, चैप्टर फर्स्ट में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ना, क्रॉप्स 2 टाइप की होती हैं हमारे बिजनेस पर्पज से, फूड क्रॉप और कैश क्रॉप। फूड क्रॉप क्या होता है, जो इटेबल होती हैं, जैसे हमारा वीट है, बाजरा है, राइस है। और कैश क्रॉप कौन सी होती है, ये वो क्रॉप जिनको हम बिजनेस पर्पज से ग्रो करते हैं। जैसे स्पाइसेस हो गया, स्पाइसेस को हम अकेले बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते ना, सेलिंग पर्पज से। ब्लू हो गया हमारा, एटसेट्रा। तो हमारी गवर्नमेंट ने यहाँ पे देखो फूड क्रॉप पे काम किया है, और फेज़ 2 में उसने दोनों क्रॉप्स पे काम किया, कैश क्रॉप पे भी और फूड क्रॉप पे भी। पर कंपैरेटिवली तुम देखो फेज़ 1 में भी हमारा फूड क्रॉप पे तो काम हुआ है ना। यहाँ पे अगर आप लोगों को ध्यान दिखे, यहाँ पे भी हमारा फूड क्रॉपिंग पे फोकस रहा है, यहाँ पे भी फूड क्रॉपिंग पे भी और कैश क्रॉपिंग पे भी। तो देखो फूड क्रॉपिंग पे ज़्यादा फोकस है ना, इस पॉइंट को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है हमारा, हमने क्रॉप प्रोडक्टिविटी को होल ओवर द इंडिया कैसे इम्प्रूव किया। देखो मैंने एक वीट का एग्जाम्पल लिखा है। वीट हमारा 2018-19 में पर हेक्टेयर लैंड कितना ग्रो हो रहा था, 3408 kg, ठीक है। और प्रीवियसली 1915 में ये कितना ग्रो होता था, 660। अब देखो बेटे, हमने 660 से लेके 3408 की जर्नी कवर की है। ये कैसे कवर की है, ये सिर्फ हमने इन चेंजेस के थ्रू ही कवर किया है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सब्सटेंशियल राइज इन एवरेज। सब्सटेंशियल राइज इन एवरेज मतलब हमारा इंक्रीज होने में किस किस चीज़ का हाथ था। हमारी प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ी है तो उसमें हमारी यील्डिंग वैरायटी का भी हाथ है, हमारे फर्टिलाइजर्स का भी हाथ है, हमारे पेस्टिसाइड्स का भी हाथ है। यानी हमने इन सारी चीज़ों को फोकस करके हमारी जो टेक्निक्स थी, हमारी जो एनहेंसमेंट थी क्रॉप की, वो हमने हासिल की। नेक्स्ट क्या है हमारा, हमने सब्सटेंस फार्मिंग से लेके कमर्शियल, सब्सटेंस फार्मिंग को छोड़ के कमर्शलाइजेशन ऑफ फार्मिंग पे स्विच किया। सब्सटेंस फार्मिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, वो फार्मिंग जो सिर्फ फैमिली के पर्पज से या फिर सिर्फ और सिर्फ अपना सर्वाइवल के लिए किया जाता है, जबकि कमर्शियल फार्मिंग तो डायरेक्टली एक बिजनेस फार्मिंग है। तो हमने फार्मर्स को एजुकेट किया और उनका अगर सपोर्ट किया तो उनकी एक फार्मिंग जो सर्वाइवल के लिए थी ना, वो कमर्शलाइजेशन एक बिजनेस पर्पज से हो गई। हमारी इस सिनेरियो से फार्मर्स की आउटलुक पूरी की पूरी चेंज हुई। आउटलुक का मतलब उसकी ड्रेसिंग सेंस से नहीं है, आउटलुक का मतलब है कि उसका एक्सप्लॉयटेशन कम हो गया, उसके क्रॉप पे उसने कंसीडर करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से हुआ क्या, फार्मर भी हमारा ग्रो हुआ। सेल्फ सफिशिएंसी इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन, हमने किस क्रॉप पे ज़्यादा काम किया, अभी पीछे क्या डिस्कस किया है, हमने कैश क्रॉप पे सबसे ज़्यादा काम किया है। तो जब हमने कैश क्रॉप पे ज़्यादा काम किया तो नो डाउट हमारे देश में जो फूड है, जो इटेबल आइटम्स है, उनका अमाउंट बढ़ा, जिस वजह से इतनी ह्यूज पॉपुलेशन का भी सर्वाइवल पॉसिबल है। आफ्टर दैट अब हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन की ही लिमिटेशंस क्या रही। हर चीज़ जिसका कोई फ़ायदा होता है ना, उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लिमिटेशन पार्ट। लिमिटेशन में है सबसे पहले हमारी लिमिटेड क्रॉप। हमने ज़्यादा फोकस किस पे किया है, हमने फूड क्रॉप पे किया है, हमारा उतना फोकस कैश क्रॉप पे नहीं रहा। अनइवन स्प्रेड, अनइवन स्प्रेड का मतलब क्या है, नो डाउट देखो ग्रीन रेवोल्यूशन में इम्प्रूवमेंट हुई, पर उसमें सबसे ज़्यादा पार्ट कौन रहा, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु एटसेट्रा। और जहाँ पे सबसे कम ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा हुआ वो है हमारा एमपी, यूपी, बिहार एटसेट्रा। लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, अब ये सारी की सारी टेक्निक्स किस फार्मर के लिए यूज़फुल थी, जो भी रिफॉर्म्स हमने डिस्कस किए, ये उन फार्मर्स के लिए यूज़फुल थी जो फार्मर मेरा एजुकेटिव है, एडवांस है और रेडी टू ऑप्ट है, कि जो चेंजेस आए वो उनको ऑप्ट करने के लिए तैयार है।
पर अगर कोई फार्मर ऐसा है जो रेडी टू ऑप्ट नहीं है या एजुकेटेड नहीं है, तो बेटा ये सारी चीज़ें उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं थी। इन शॉर्ट अब हम क्या कंक्लूज़न कह सकते हैं? हम कंक्लूज़न के बेस पे ये बोल सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारे इंडिया को फ़ायदा बहुत बहुत ज़्यादा हुआ है, पर ये जो 3-4 एस्पेक्ट्स थे ये भी कहीं जगह ये किसानों पे खुद पे डिपेंड करते हैं। अगर कोई फार्मर खुद एजुकेटिव है, ठीक है, और वो रेडी है जो भी गवर्नमेंट चेंजेस करती है या जिस भी अकॉर्डिंग गवर्नमेंट काम करती है उन चीज़ों को ऑप्ट करने के लिए, तो उसको फ़ायदा हुआ, ठीक है। और ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर नो डाउट बढ़ा। एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ने से हमारी जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम बढ़ी, हमारी जीडीपी बढ़ी, हमारी पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज़ हुई। तो इन शॉर्ट ये बात कही जा सकती है कि हाँ, हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारे इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आज हमने इस वीडियो में चैप्टर 3 अपना कवर कंप्लीट कर दिया है। आप ध्यान से इसको देखो और पूरा का पूरा चैप्टर समझो।